सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के द्वारा अंटार्कटिका में अपना चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा। इस अनुसंधान स्टेशन का, इस रिसर्च सेंटर का नाम क्या होगा? तो आंसर होगा मैत्री 2। तो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर को अप्रूवल दे दिया है और इसका नाम मैत्री 2 रखा गया है। और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जनवरी 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैत्री 2 क्या है पूछेंगे तो ये एक रिसर्च सेंटर है। और ये जो पुराना वाला मैत्री स्टेशन था ना, जो 1989 में बना था, ये उसकी जगह लेगा, उसको रिप्लेस करेगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट को गोवा में स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो मैत्री 2 की कुछ खासियतों की बात करेंगे तो ये मैत्री से बड़ा होगा और एक ग्रीन रिसर्च स्टेशन होगा। मतलब इसमें एनर्जी बनाने के लिए सोलर पावर समर के दिनों में और विंड एनर्जी का विंटर के दिनों में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे जो कि एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और इंडिया तक डेटा पहुंचाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत ने अंटार्कटिका में अभी तक 3 स्थायी अनुसंधान केंद्र बनाए हैं। उनके नाम है, पहला था दक्षिण गंगोत्री, 1983 में बनाया था, लेकिन अब ये वर्किंग स्टेज में नहीं है क्योंकि ये बर्फ में ढक चुका है। दूसरा मैत्री था, 1989 में बनाया था और अभी इसी को रिप्लेस करके मैत्री 2 आ जाएगा। और एक है भारती, जिसे 2012 में बनाया गया था। अभी ये दोनों वर्किंग स्टेज में हैं और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र ये अभी हमारे वर्किंग स्टेज में है। बाकी मैत्री 2 मैत्री को रिप्लेस करेगा। तो मैत्री के बारे में ही कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिका में मैत्री ये भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है और इसका निर्माण 1989 में पूरा हुआ था। और ये पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जिसे शिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। और मैत्री के चारों ओर एक मीठे पानी की झील भी बनाई गई है जिसे प्रियदर्शनी झील के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। इसके अलावा ये तो हमने अंटार्कटिका में हमारा रिसर्च सेंटर की बात कर ली है। आर्कटिक क्षेत्र में भी हमारा एक अनुसंधान केंद्र है और उसका नाम है हिमाद्री। ये 2008 में बना था। बाकी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। और जो अंटार्कटिका का एक्टिव वॉल्केनो है वो कौन सा है? माउंट एरेबस, रॉस द्वीप पर स्थित है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट बताओ कि हिमालय में जो हमारा रिसर्च सेंटर है उसका नाम क्या है? उसका नाम याद रखना, हिमांश है, हिमांश। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में गूगल एआई हब कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो गूगल ये भारत में एक बड़ा अपना एक एआई हब बना रहा है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और इसके लिए गूगल 15 अरब डॉलर खर्च करेगा, जो कि अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश होगा। तो इस हब में एक विशाल 1 गीगावाट डेटा सेंटर होगा जिसे कंपनी के सर्च और यूट्यूब जैसे उत्पादों को चलाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया जाएगा। और इस परियोजना के लिए गूगल ने अदानी और एयरटेल के साथ भी समझौता किया है। तो ये हब भारतीय व्यवसायों, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को उन्नत एआई टूल और क्षमताओं तक पहुंच प्रदान करेगा। तो याद रखना, भारत में जो गूगल का जो एआई हब है ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। पहले गूगल के बारे में कुछ स्टैटिक जानते हैं। जैसे कि गूगल की स्थापना होती है 1998 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, अमेरिका। सीईओ सुंदर पिचाई है और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। कुछ और प्रश्न देखें अगर गूगल से, तो भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच लॉन्च किया गूगल ने। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो चिप भी डेवलप किया गूगल ने। भारत की नई कंट्री मैनेजर बनी थी गूगल की, कौन? प्रीति लेबान। और गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर जिसका नाम है अनंत, ये कहाँ पर खुला? बंगलुरु में। 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरन वुड को लॉन्च किया था गूगल ने। गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ये कहाँ पर लॉन्च किया? हैदराबाद। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना जिसका नाम है वाटर वर्थ, उसके लिए भारत में अपना किसे लैंडिंग स्थल चुना था? मुंबई और विशाखापत्तनम को। और इसी प्रकार से गूगल भी समुद्र के नीचे केबल बिछा रहा है और उसका नाम क्या है? ब्लू रमन सब सी केबल सिस्टम। ये तो हमने गूगल की बात कर ली। यहाँ पे एआई की भी बात हुई है, तो एआई से संबंधित कुछ और प्रश्न में भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो याद रखना, भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ पर खुलेगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस वे पे। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ पर शुरू हुई? वदमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा कौन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी।
और सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 आया था, उसमें टॉप पर सिंगापुर है। भारत में टॉप पर बेंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये कहाँ पर किया गया था? जयपुर में। पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने के लिए अभी एक एआई स्टार्टअप लॉन्च किया था, उसका नाम है पैरेलल। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? दुबई। नासा ने आईबीएम के सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एक एआई मॉडल लॉन्च किया था, उसका नाम है सूर्य। ठीक है, तो एआई भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया और गूगल भी हमने रिवाइज कर लिया। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनंत गोयंका को। तो अभी अनंत गोयंका को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि 2025-26 के लिए पदभार संभालेंगे। और किनका स्थान लेंगे? हर्षवर्धन अग्रवाल का ये स्थान लेंगे। अनंत गोयंका ये आरपीजी ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं और अब ये फिक्की के अध्यक्ष बन गए हैं 2025-26 के लिए। अब यहाँ पे फिक्की के बारे में हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। फिक्की का मतलब हो गया, इसकी फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यावसायिक संगठन है। स्थापना होती है 1927 में, याद रखना। और इसकी जो स्थापना है ये महात्मा गांधी जी की सलाह पर भारतीय व्यवसायी जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने की थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है ज्योति विज। और अभी हमने पढ़ा था फिक्की ने ही 19वीं हील कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था, कहाँ पर? नई दिल्ली में। कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, जैसे कि अभी बार्क इंडिया के अध्यक्ष बने थे कौन? गौरव बनर्जी। बार्क का मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने थे सतीश गोलचा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने अजय सिंह, लगातार तीसरी बार। और भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बनाया गया सर्जियो गौर को। और प्रधानमंत्री जी के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह बने, यानी कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जबकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे हैं अजीत डोभाल। फसाई के नए सीईओ बने थे रजित पुन्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन बने। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष बने श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट बने विटोल्डा बाका। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया था एनालेना बैरबॉक को। ये जर्मनी से हैं, इन्होंने रिप्लेस किया था फिलेमॉन यांग को, जो कैमरून से हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने उर्जित पटेल। 29वीं महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी थी टीसीए कल्याणी। और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नए सीएमडी बने भूपेंद्र गुप्ता। खनन मंत्रालय में नए सचिव पीयूष गोयल बने। और देश के 15वें उपराष्ट्रपति आप जानते ही हो, सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं, तमिलनाडु से हैं। इन्होंने किनको हराया था? बी सुदर्शन रेड्डी का नाम भी याद रखना। ठीक है, तो ये 15 अपॉइंटमेंट्स हमने रिवाइज कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। तो अब आपको ट्रैफिक चालान भरने के लिए ट्रैफिक टावर या किसी अन्य ऑनलाइन पोर्टल पर या कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान भुगतान को आसान बनाने के लिए वहाँ पे जो एम्बियंस मॉल है वहाँ पे एक कियोस्क यानी कि एक तरह की मशीन लगाई गई है। और ये देश में पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क है, जिससे वाहन चालक जो है वो आसानी से चालान का भुगतान कर सकते हैं। इस मशीन में आपको अपना वाहन नंबर डालना है, आपका चालान आ जाएगा, वहाँ पे क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा, चालान आप भर दोगे। अभी तो बेसिकली यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लगाया गया है। अगर ये सफल रहा तो देश में बाकी जगहों पे भी ये सिस्टम लगाया जाएगा। तो प्रश्न यही था कि अभी भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया? कियोस्क मतलब मैंने एक तरह की मशीन आपको बता दिया। जिस तरह से एटीएम पे जाते हो आप, टच स्क्रीन होती है, ऐसे आप ऑपरेट कर पाते हो, तो उसी तरह से है ये। तो ये स्थापित किया गया गुरुग्राम में। अब मैं यहाँ पे आपको क्या रिवाइज कराऊंगा? भारत में पहले से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं अभी वो रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि .बैंक.in डोमेन अपनाने वाला पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक कौन सा बना था? पंजाब नेशनल बैंक। और देश का पहला मोंडो ट्रैक कहाँ पर शुरू हुआ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। भारत ने नोएडा में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, इसका नाम है ऑप्टिमस इंफ्राकॉम, मतलब जिस कंपनी ने बनाया।
उसके अलावा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम भी शुरू किया। कहाँ पर? गुजरात में। और रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे और किस बैंक ने लॉन्च किया था? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। उसके अलावा भारत ने पहली स्वदेशी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी या असम के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया? यूएई में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण किया था मुंबई में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ये बना था बालोद जिला, ये छत्तीसगढ़ का है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में शुरू की गई। और अभी 48 नंबर की मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब ये शेरी सिंह ने जीता था और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन मनीला फिलीपींस में हुआ था। भारत का पहला सोलर पावर्ड जू कर्नाटक में स्थित बैनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया गया है। तो भारत में पहले से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डी शिवानंदन ने। तो बुक का नाम है द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड, इसको लिखा है फेमस पुलिस ऑफिसर डी शिवानंदन ने। और इस किताब में उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में मुंबई में चल रहे गैंगस्टर्स के बारे में बात की है। इस किताब में उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से पुलिस ने मुंबई के गैंगस्टर्स को ख़त्म किया था। तो लेखक का नाम याद रखना, डी शिवानंदन, मतलब डी मतलब हो गया धनुष कोड़ी, धनुष कोड़ी शिवानंदन इनका पूरा नाम है, जो कि एक इंडियन पुलिस ऑफिसर है और उन्हें मुंबई से गैंगस्टर्स को ख़त्म करने के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के डीजीपी वो रह चुके हैं, इंटेलिजेंसी ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर वो रह चुके हैं और उन्होंने ये बुक लिखी। उससे पहले भी ये बुक लिख चुके हैं एक, उसका नाम है चाणक्य 7 सीक्रेट ऑफ लीडरशिप, ये भी इन्हीं की बुक है। कुछ अभी करंट अफेयर्स की लेटेस्ट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट को लिखा है वीएस रवि ने। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड को लिखा एसएन अहमद ने। बिलीवर्स द लिमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर को अभिषेक चौधरी ने लिखा। पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया को दिनेश कुमार गुप्ता ने। द राइज ऑफ हिटमैन को आर कौशिक ने। और एम एस स्वामीनाथन द मेन वो फेड इंडिया को लिखा प्रियंबदा जयकुमार ने। द कॉन्साइंस नेटवर्क को सुगता श्रीनिवास राजू ने लिखा। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया को लिखा है राम माधव ने। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी आई थी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड को प्रेम प्रकाश ने लिखा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा, जो कि हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। वाई भारत मैटर्स को हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने लिखा, ये बुक आ चुकी है एग्जाम में। गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन को लिखा था संदीप मिश्रा ने। ठीक है, तो लगभग 13 बुक्स हमने रिवाइज किए, सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट, ये भारत के अभी किस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया इसे? तो आंसर होगा गैलेक्स आई। तो भारत की स्पेस स्टार्टअप कंपनी है गैलेक्स आई और इसी ने दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम है मिशन दृष्टि और इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें खास क्या है? तो अब तक किसी भी अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट पर या तो ऑप्टिकल सेंसर लगे होते थे या सिर्फ रेडार सेंसर लगा होता था, पर अब इस सैटेलाइट में जिसका नाम मिशन दृष्टि है, इसमें पहली बार इन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो ऑप्टिकल सेंसर होता है ना, ये बादल या रात में काम नहीं करते हैं पर दिन में बहुत अच्छी इमेजेस देते हैं, और जो रेडार सेंसर होता है ये हर मौसम, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कैसा भी मौसम हो, उसमें आराम से काम करते हैं। और ये दोनों इसमें इस सैटेलाइट में लगे होंगे जिसका नाम दिया है मिशन दृष्टि। तो ये सैटेलाइट हर मौसम में हर समय लगातार क्लियर इमेजेस देता रहेगा और इससे लिया गया डेटा डिफेंस में, एग्रीकल्चर, मौसम विज्ञान, मतलब सबके लिए भरोसेमंद होगा। तो सिंपल सा याद रखना है कि भारत का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट ये भारत के किस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा गैलेक्स आई। गैलेक्स आई की भी बात कर लें, ये एक डिफेंस और स्पेस स्टार्टअप है, प्राइवेट स्टार्टअप है। हेडक्वार्टर इसका बंगलुरु में मिलेगा और इसकी स्थापना होती है 2021 में। इसके फाउंडर और सीईओ हैं सुयाश सिंह। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से कुछ प्राइवेट स्पेस कंपनीज जो किन्हीं कारण से न्यूज़ में थी, उस तरह के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी
भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुल्लम गांव से। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट जो लॉन्च किया था उसका नाम विक्रम एस है। इसको बनाया था स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने। भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड किसने स्थापित किया? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में जो इसरो का परिसर है वहीं पर। अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने ही चेन्नई में भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन कारखाना खोला। भारत का पहला प्राइवेट तौर पर निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया, उसका नाम था धवन-1। उस रॉकेट इंजन का नाम धवन-1 था। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन, उसका नाम अग्निबाण है। इसे भी अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने ही बनाया। भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल जिसका नाम है, इसको लॉन्च करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सेल है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है स्कॉट, इसको लॉन्च किया था किस कंपनी ने? दिगंतारा कंपनी ने। ये भी एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है, बेंगलुरु में आपको मिलेगा। और भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन जिसका नाम है तेज, इसको लॉन्च किया था हाइप्रिक्स कंपनी ने। ये भी एक बेंगलुरु का ही एक डिफेंस स्टार्टअप है। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसने लॉन्च करने की घोषणा की थी? टेक मी टू स्पेस ने। यह हैदराबाद की कंपनी है। और ध्रुव स्पेस यह प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और ये स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा लीप-1। ठीक है, तो हमारी जितनी भी प्राइवेट स्पेस कंपनियां हैं वो किन किन कारण से न्यूज़ में थी मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करा दिया। और आज का जो हमारा प्रश्न था ये वाला, ये भी हमारी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी से ही संबंधित था, वो भी आपको ध्यान रखना है। गैलेक्स आई उस कंपनी का नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मालदीव। तो मालदीव अभी ट्रिपल एलिमिनेशन को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये घोषणा अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मालदीव ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी डिजीज के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब माँ से बच्चे में ये तीनों डिजीज अब ट्रांसमिट नहीं होगी, और इसी को कहा गया ट्रिपल एलिमिनेशन। तो क्या है ट्रिपल एलिमिनेशन? ये WHO के द्वारा पब्लिक हेल्थ की एक अचीवमेंट है। जब कोई देश HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मदर से चाइल्ड को होने वाले ट्रांसमिशन को पूरी तरह से खत्म कर देता है तब उसे ट्रिपल एलिमिनेशन कहा जाता है। और जब किसी देश में इन तीनों रोगों से, इन तीनों डिजीज से 2 साल तक कोई डेथ नहीं होती है तो उस देश को ट्रिपल एलिमिनेशन फ्री घोषित करते हैं। तो याद रखना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मालदीव अभी WHO का ट्रिपल एलिमिनेशन का स्टेटस पाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और इसी से होता है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स के लिए या HIV के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। एड्स डे तो आप जानते ही हो 1 दिसंबर को मनाते हैं। और जो हेपेटाइटिस है इसमें क्या होता है? लीवर में सूजन आ जाती है। और ये जो सिफिलिस रोग है ना, ये बैक्टीरिया से होता है, इससे जननांग प्रभावित होते हैं। बाकी बात मालदीव की हो रही है तो कैपिटल इसकी माले हो गई, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ेज़ू। और एक्यूवेरिन अभ्यास हम इसके साथ करते हैं, एक था एक्सरसाइज करते हैं। अभी आपको याद होगा मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाई गई थी कैटरीना कैफ को। और इस साल मोदी जी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में मालदीव गए थे। और ये भी याद रखना कि मालदीव और लक्षद्वीप को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, या इनके बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत ने पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 कितने क्षेत्रों के लिए जारी किए? तो आंसर होगा 4। तो अभी भारत सरकार ने पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल 2025 को अधिसूचित यानी कि नोटिफाई किया है। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है भाई? तो वो गैसेस जिनके कारण तापमान में वृद्धि होती है उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। तो हमको इनको कम करना है, इनके उत्सर्जन को कम करना है, और उसी के लिए कुछ नियम लाए गए हैं और इनको फॉलो करना होगा, और फॉलो करना ही होगा, बाध्यकारी है। तो सबसे पहले 4 क्षेत्रों में
इन नियमों को लागू किया जाएगा जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। वो 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, सीमेंट, पल्प एंड पेपर और क्लोर अल्कली या क्लोर या क्षार बोल दो आप। तो ये रूल्स, ये जो नियम लेकर के आएंगे, ये 2025 से 2027 तक इन 4 सेक्टर्स की 242 कंपनियों पर लगाया गया है और टारगेट भी रखा है कि 2025-26 तक 2 से 3% तक इनके उत्सर्जन को कम करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा बना था? अहमदाबाद आंसर होगा। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आया था, इंडेक्स आया था, इसमें भारत की रैंक थी 10। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई नहीं है, चौथे स्थान पे डेनमार्क था और पांचवें पे नीदरलैंड। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तुवालू। और तुवालू से लोग कहाँ पे जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखना। ये भी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 11वें स्थान पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 की। इसका भी ये 11वां एडिशन हुआ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 की। 11वां एडिशन था, 28 सितंबर को शुरू हुआ, 11 अक्टूबर तक ये चला। कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। भारत में भी कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में जो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर। और याद रखना, भारत में पहली बार इसका आयोजन किया, भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो मैस्कॉट था वो था जलवीर। भारत ने यहाँ पे टोटल 13 मेडल जीते, जिसमें से गोल्ड एक भी नहीं आया, 4 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। मेडल टैली में आप देखोगे पहले स्थान पर चाइना है, जिसने 40 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रोंज, 54 टोटल मेडल जीते। दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान है, तीसरे पे जापान है और भारत आप देखोगे तो भारत 11वें स्थान पर है। ठीक है, और 11वां ही इसका एडिशन था। क्या है? एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025। पहली बार भारत में इसका आयोजन हुआ, तो वेन्यू जरूर याद रखना, अहमदाबाद, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी आरबीआई का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सोनाली सेनगुप्ता को। तो सिंपल सा याद रखना है कि अभी आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अभी सोनाली सेनगुप्ता को नियुक्त किया गया है। बाकी आरबीआई में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिल जाएगा। और इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949। गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर रहे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर रहे सीडी देशमुख। बाकी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आरबीआई से देखें तो आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा रहा? अमेरिका। मतलब जहां से हम भारतीयों ने पैसा कमा कमा करके भारत में भेजा, रेमिटेंस जिसे हम कहते हैं। और आरबीआई ने 10 साल से ज़्यादा उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। तो ये उम्र याद रखना, 10 साल से ज़्यादा उम्र। आरबीआई ने पहली बार ई कॉमर्स कंपनी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस दिया था। उसका नाम क्या है कंपनी का? फ्लिपकार्ट है। आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव रामचंद्रन को बनाया गया था और अभी सोनाली सेनगुप्ता को भी बनाया गया। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक बनी थी अनुराधा ठाकुर। और आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था कौन सा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, फिल्म फेयर 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे दिया गया? आलिया भट्ट। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं पैट्रिक हर्मेनी। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। विश्व मानक दिवस मनाया गया 14 अक्टूबर को। किस राज्य ने सीएम फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की? असम। 107 डेज, इस बुक को लिखा है कमला हैरिस ने। और कैंटोन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर सोनाली घोष। और अभी महिला ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता अर्जेंटीना ने। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI से
लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का भी सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा गौरव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।